आम चुनाव 2024 के प्रायोजक हैं एमडीएस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नए भारत का नया कानून। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नए भारत के नए कानून की। जी हां, 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून निर्धारित तारीख से खत्म हो जाएंगे और नए कानून आपके सामने होंगे। और इन्हीं कानूनों को लेकर देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सराहना की है और तमाम बातें उन्होंने कही हैं जो हम आगे आपको दिखाएंगे। ऐसे में इस कानूनों से क्या आएगा बदलाव, क्या होगा आप पर इसका असर और न्याय प्रक्रिया में इससे कितनी तेजी आएगी, इन तमाम बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ होंगे तमाम विशेष मेहमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो नए भारत के नए कानून को लेकर क्या रूपरेखा उसकी रखी जाएगी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे ये नए कानून, जिसमें पहला कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता है। भारत गणराज्य में आधिकारिक आपराधिक इसे दिसंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए पेश किया गया था। काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है और तमाम बिंदु इसके हो जाते हैं। इसके अलावा अगली अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिटिश भारत के काल की है और इसके बाद अब नए भारत के काल में हम आपको बता रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से अब ये जब नए कानून आएंगे तो क्या बदलाव यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा जो दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करेगा और यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी हम आपको बताएं कि सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीएनएसएस 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। तो इसकी यह खास बात है। इसके अलावा अगले अगर हम कानून की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है यह कानून, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 बीएसबी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आईईए की जगह लेता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो पहले कानून था और जो नया कानून है उसमें क्या बदलाव नजर आएंगे। ये आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है और जिनमें स्वीकृति और तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का जो बोझ है वो इसमें शामिल है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आईए 2 प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है, दस्तावेजी और मौखिक। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और आगे हम आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ खास रहने वाला है। तो नए कानून प्रणाली का स्वरूप आखिर क्या होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी और इसके अलावा भी तमाम यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा और काफी कुछ इसमें यहां पर नया देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं रहेंगी और इसके अलावा भी तमाम ऐसी धाराएं हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। 177 धाराओं को बदल दिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और 9 नई ऐसी धाराएं हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। तो लगातार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। 14 धाराओं को निरस्त किया गया है इसमें और ये जो इस कानून की प्रणाली का जो नया स्वरूप है उसके अंतर्गत ये तमाम बातें आती हैं। पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी और साथ ही इसके अलावा 20 नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा रखी गई है जो अपने आप में आने वाले समय में काफी कुछ प्रदान करता हुआ नजर आएगा। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड भी रखा गया है और यह है जो नए कानून की प्रणाली का जो स्वरूप है उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपका साथ साझा कर रहे हैं। 19 धाराओं को निरस्त यहां पर किया गया है और यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हम और आपको बताएं तो
धाराओं में जो परिवर्तन किया गया है वो क्या क्या होने वाला है। हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी, तो ये एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी और ये 1 जुलाई के बाद से लागू होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 कहलाएगी। तो ये सब कुछ 1 जुलाई से होगा। तो नए भारत का ये नया कानून जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपराधों में होगी और सख्त सजा। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, राजद्रोह को नए कानून की धारा 150 के तहत देशद्रोह के रूप में माना जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा छोटे मोटे जो संगठित अपराध भी हैं इसमें, वो अब अपराध की श्रेणी में सीधे तौर पर आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले संगठित अपराध की श्रेणी में होंगे। ये सब तमाम जो बदलाव अब 1 जुलाई से देखने को मिलेंगे, जो कि नए कानून में होंगे। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा और आतंक पैदा करना आतंकवाद की श्रेणी में होगा। ये नए कानून के जो तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं। इसके अलावा नए कानून की नई प्रक्रिया क्या होगी, EFIR का प्रावधान अब इसमें लेकर आया जाएगा, जो डिजिटली जोड़ा जाएगा और साथ ही समय पर कानूनी उपचार इसमें सुनिश्चित करने की भी गारंटी कहीं ना कहीं नजर आएगी। इसके अलावा अनावश्यक गिरफ्तारी पर भी रोक का प्रावधान है और ऐसे में तमाम जो बिंदु हैं, व्यक्तिगत अधिकारों की जो सुरक्षा है उसको भी देखते हुए यह आगे की प्रणाली यहां से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी पुलिस स्टेशन में अब शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले यह स्थिति नहीं थी, लेकिन अब यह नए कानून के अंतर्गत आएगी। गिरफ्तारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान होगा और इसके अलावा पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ भी निवारक उपाय यहां पर देखे जा सकते हैं। 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित होगी और यह सब कुछ होगा कानून की नई प्रक्रिया के तहत। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित रहने वाली है। तो ये तमाम बड़े बदलाव हैं जो नए भारत के नए कानून में देखने को मिलेंगे। न्याय का डिजिटलीकरण और इसकी सक्षमता और विश्वसनीयता को भी अब बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। नए कानूनों में न्याय प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। तो तमाम ये प्रमुख बातें हैं जो हम कह सकते हैं कि जो नए भारत के नए विकास की गाथा लिखने के लिए जो नया कानून बनेगा उसमें साफ तौर पर यह सब कुछ नजर आएगा और यह सब कुछ होगा 1 जुलाई से। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ तमाम बड़ा पैनल भी यहां पर जुड़ेगा और इसी पूरे जो हम कह सकते हैं जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि आज किस तरह से जो तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, आज उसमें सबसे प्रमुख बातें जो रही हैं वो रही है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जो कुछ कहा है। आइए हम आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से आयोजित सम्मेलन में CGI ने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पुलिस, जजों व वकीलों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। Key provisions of the new criminal law would only produce a positive impact if these investments are made as soon as possible. Let us take the example of the timeline prescribed for the completion of trials and the pronouncement of judgments after the judgment is reserved. The BNSS provides that criminal trials must be completed in 3 years and that a judgment must be pronounced within 45 days of it being reserved. This stipulation is a breath of fresh air for addressing the issue of case pendency as well as the rights of the victim and the accused in a criminal case. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी पीड़ित को अनदेखा किया जाना था। BNSS में ट्रायल और फैसले के लिए टाइमलाइन तय होना एक सुखद बदलाव है। CGI ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ खामियों की बात भी कही। उनका कहना है कि गंभीर और छोटे मोटे अपराधों को एक ही नजरिए से देखा जाता है। नए कानून से इसमें भी बदलाव किया गया है। Summary trial has been made mandatory for petty and less serious offences. The magisterial system has also been streamlined. One of the problems of our criminal justice administration is that we treat the serious and the petty almost on the same footing. That has to change, which it has changed under the new laws. But the real challenge is about changing mindsets on our part to adapt to the new system. इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना PM मोदी ने की है उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प भी शामिल है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है उसमें गुलामी के अंशों से मुक्ति ये दूसरा प्रण है हमारा।
ये दूसरा प्रण है जी हमारा। गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हट रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और जब 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू होंगे तो भारत का ये समय और अनमोल बनने वाला है। कानून मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के लाए कानून दंड देने के लिए थे, मोदी जी न्याय के लिए कानून लाए हैं। उनको हमें दंड देना था और नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, दोनों में फर्क है जी। उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी? 5 और 5 से ज्यादा आदमी ज्यादा इकट्ठे होंगे तो ये हो जाएगा धारा 145, 144, 145। मतलब आदमियों के इकट्ठे होने से उनको डर था। और आदमियों पे अपराध हो जाए तो कहां ले गए? 376 पीछे ले गए, हम आगे लाए। ध्यान रखना है, ये फर्क है। उनके लिए नारी का सम्मान बहुत पीछे ले गए 376 में, और हम आगे लाए। ये भारतीय भाव की धारा है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। 1 जुलाई से होने जा रहे इन कानूनों में राजद्रोह जैसी धारा को खत्म किया गया है और महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध को लेकर कानून सख्त किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार करने और मुकदमों के तय समय में निपटारे को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ तौर पर इससे आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव 1 जुलाई के बाद पड़ने वाला है, क्योंकि नई कानून व्यवस्था आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई है। तो चलिए इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आपको बता दें एल एन राव जी हैं, जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ और जो जुड़े हैं वो हैं जस्टिस SR सिंह, जो कि फार्मर जज हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा ML शर्मा जी जुड़े हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं CBI के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा जस्टिस SR सिंह जी से। SR सिंह जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो नई व्यवस्था है ये बहुत कुछ लेकर आने वाली है लोगों के लिए, क्या कुछ बदलेगा इसके बाद से, 1 जुलाई के बाद से? और आपसे यही समझना चाहेंगे कि एक बदलाव की बयार तो यहां से नजर आएगी, साथ ही साथ कोर्ट इसको लेकर किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनके आगे भी तमाम चुनौतियां होंगी, क्योंकि बहुत तेज गति से तमाम केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश यहां से की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जी, इस नाम की मैं प्रशंसा करता हूँ। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब उन्होंने नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी नाम है इसका जी। और बकिया इसके जो और प्रोविजन है वो तो अपनी जगह सही है। और दूसरा जो आपका तीनों में से भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय इंडियन पेनल कोड, भारतीय एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबके जो नामकरण हिंदी में किए गए जी, वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए सिवाय मोदी के और कोई कर नहीं सकता था, तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं कि इसको आप कर रहे हैं। धन्यवाद जी। ML शर्मा जी, अब आपका रुख करता हूं, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि तमाम जो बड़े जो कार्रवाइयां होती हैं वो CBI की तरफ से की जाती हैं। ऐसे में आप स्पेशल डायरेक्टर पर ही रह चुके हैं और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगा किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और लोगों के लिए, लोगों तक किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नई व्यवस्था प्रणाली बनाई जा रही है कानून के अंतर्गत, वो किस तरह से काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, ये जो 3 नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC कहलाती थी, और इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको भारतीय दंड अधिनियम कहा गया है, फिलॉसफी तीनों ही कानूनों में वही है जो पहले की थी। लेकिन फिर भी और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं क्राइम के, वो पहले में और अब में कोई अंतर नहीं है, वो पुराने वाले ही हैं जी। जो मर्डर की परिभाषा पुराने कानून में थी, नए कानून में वही है। जो
रेप की परिभाषा पुराने कानून में थी, अब भी वही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वो हैं, वही हैं। लेकिन फिर भी मैं मोदी सरकार जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास किया है। जी मेरे विचार से, 1 जुलाई जैसा से आपने खुद कहा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। एक छोटा मोटा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको एविडेंस माना जाए वगैरह वगैरह, इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक नहीं है। जी लेकिन जो सीआरपीसी है, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, इसमें 3-4 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सबसे पहला तो ये है कि पहली दफा भारत में इन एब्सेंशिया ट्रायल को कानून में कानून का दर्जा दिया गया है। इन एब्सेंशिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, रेपिस्ट है, जी अपराध करके भाग जाता है, तो पुलिस जो है साक्ष्य को अधिनियम करके चार्जशीट लगा देती है और कोर्ट उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने अक्यूज नहीं है। लेकिन नई व्यवस्था में अगर चार्जशीट लग गई और अपराधी नहीं भी पकड़ा जाता है, तो भी कोर्ट उसकी पूरी ट्रायल पूरी कर सकता है जी और उसको सजा दे सकता है उसके एब्सेंस में। जी जब कभी वो पकड़ा जाएगा, सीधा वो जेल में जाएगा, अगर जो उसको सजा दी गई है। मेरे विचार से ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार है कानून में, जी क्योंकि हमने देखा है बहुत टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, भाग जाते हैं और बाद में 10-12 साल निकल जाते हैं, जी तो उनके खिलाफ विटनेस मर जाते हैं या बयान नहीं देना चाहते हैं। जी वो सारी चीज अब खत्म हो गई है। बिल्कुल। दूसरा एलन जो जी सुझाव, जो दूसरा जो बदलाव आया है, जी जी उसमें ये है कि अब इसमें एक सेक्शन डाल दिया गया है, अब मुझे याद नहीं यहाँ पे, जी उसमें ये लिखा गया है कि जो अपराध 7 साल की सजा या उससे ज्यादा सजा से दंडित हैं, उसमें हर एक अपराध में पुलिस का ये दायित्व होगा जी कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट को जी क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करते समय साथ में ले जाएं, जी जिससे फॉरेंसिक एविडेंस वहां से कलेक्ट हो सके, जी चाहे वो फिंगरप्रिंट हैं, चाहे बिल्कुल। वो ब्लड ड्रॉप पैटर्न एनालिसिस है, या चाहे वो कोई दूसरा साक्ष्य अधिनियम है, बिल्कुल सर, ये तमाम पॉइजन के इंपॉर्टेंट बारे में, उसके फैक्टर्स बारे हैं में जो वो कहीं ना वहां कहीं से हम कह कलेक्ट सकते कर हैं इस सके। कड़ी में बहुत मेरे विचार महत्वपूर्ण से साबित होंगे। सबसे और महत्वपूर्ण, फॉरेंसिक को लेकर जो आपने बात करी है, तो हमारे साथ एलन राव जी भी हैं। सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि हमने देखा है कि तमाम चुनौतियां आप लोगों के सामने होती हैं जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, जब ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, तो साफ तौर पर तमाम फैक्टर्स इसमें नजर आते हैं। फॉरेंसिक का योगदान और उसमें आपकी भूमिका कितना महत्वपूर्ण ये देखते हैं आप, और नए जो कानून सामने आ रहे हैं उसमें ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? जी गौरव जी, देखिए, मैं एमएल शर्मा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि फोरेंसिक एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस होती है, जैसे एक ओरल एविडेंस होती है जो गवाहों के बयान होते हैं, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है जो पेपर में कुछ उनको सबूत होते हैं, और दूसरे जो होते हैं फोरेंसिक एविडेंस। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ब्लड की सैंपल्स हैं, हेयर सैंपल्स हैं, और दूसरे केमिकल एनालिसिस हैं, और बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए काफ़ी अहम साबित होती हैं, और कोर्ट उन पर रिलाई ऑन करता है। और इनकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इसको कोई जुठला भी नहीं सकता। जैसे सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी की एविडेंस है, उसको कौन जुठलाएगा, और फोटोग्राफी है, उसको कौन, ये सारे के सारे फोरेंसिक एविडेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। बट इसके साथ साथ मैं बता दूं, पहले भी हमारे दिल्ली पुलिस में और दूसरी जगह पुलिस में भी एक क्राइम टीम होती थी जो कि हर ऐसे मौके पर जाती थी। लेकिन अब ये जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर ये जो डाला है कि 7 साल के अपराध वाले सभी केसों में, 7 साल या उससे अपराध वाले सभी केसों में फोरेंसिक का इंस्पेक्शन होना, फोरेंसिक टीम का इंस्पेक्शन होना, ये बड़ा अनिवार्य कर दिया गया है। वो इसलिए कि एक तो इसमें स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस के लिए कोई सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, वो फिर एफएसएल में भेजते हैं, वो बहुत टाइम ले जाते हैं वो उसको एनालिसिस करने के लिए, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर मौके पर ही फोरेंसिक टीम अगर आ जाएगी तो वो तुरंत उसका निवारण कर देगी हर एक केस का। लेकिन इसमें साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूं कि
हमें फोरेंसिक टीम्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो दूसरे जो संसाधन हैं, जिसको कहते हैं कि हम FSL टीम्स को सुदृढ़ करें, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर क्राइम को जाने के लिए टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टीम इतनी शॉर्ट स्थिति में है कि वो हर जगह कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट दिस एविडेंसेस कलेक्शन के लिए और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बड़ा अच्छा लग रहा है ये हमारा कि ये हर जगह ये सब जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं देखा जाऊँ, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली 36 साल तक हमें इन्वेस्टिगेशन का काम किया है और अभी 10 साल से हम वकालत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं, और उस डिले के चक्कर में ये सब आगे होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं उस बात को कहना चाहूँगा कि इन एब्सेंशिया ट्रायल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान है, क्योंकि पहले क्या होता था, भगोड़े जिसे कहते हैं, हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, वो भाग जाते थे और वो कई सालों तक नहीं मिलते थे। उसके बाद भगोड़ों के खिलाफ कोई एविडेंस भी होती है तो भी ट्रायल नहीं होता था, लेकिन अब वो ट्रायल होकर सजा हो जाएंगे, जब भी मिलेंगे वो सजा काटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और भी कई सुधार हैं इन सभी तीनों कानून में। आज टाइम कम है, वरना तो डिटेल में अगर बताया जाए तो बहुत ही ये अच्छे हैं हमारे देश के आगे न्याय संहिता के। और नए सवालों के साथ, और हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, नई व्यवस्था और नई आने वाली जो प्रणाली है उसको अगर हम देखें तो 1 जुलाई से जब ये लागू हो जाएगा तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बदलाव की बयार तो नजर आएगी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे कानून को, और आने वाले समय में जो बदलाव की प्रणाली होगी वो किस तरह से होती हुई नजर आएगी? देखिए, इसके दो पहलू होते हैं जी। एक तो होता है सिद्धांत और दूसरा व्यवहार जी। और सिद्धांत में मूल बात यह है कि क्या हम कॉलोनियल एज के जी आज़ाद होने के बाद भी जी जो कॉलोनियल एज का हमारे पास जो उत्तराधिकार है उसी को लेके आगे बढ़े, या हम अपनी सोच अपने अप्रोच से सामने आए। तो सबसे पहले तो आवश्यक यह था कि अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए नाम, अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए कानून और वर्तमान समय में जिस ढंग से क्राइम के डायमेंशंस बढ़े हैं और जो प्रगति, उन सब के साथ इसको अपडेट किया जाए। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले अपने भाषण में कहा था लाल किले से कि हमको धीरे धीरे अपने गुलामी के उन अवशेषों को खत्म करना है। आप सोचिए ना, इंडियन पेनल कोड उसका नाम ही था कि भारतीयों को दंड देने की संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब न्याय ये कहता है कि जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आपने उसका नाम क्या दिया पहले ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किया। तो ये आम भारतीयों को गुलाम बना के रखने के अंदर उनके किस ढंग से हम ट्रीट कर रहे हैं ये था, और कितने अन्याय हुए अंग्रेजों के शासन काल में वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला यह था कि माइंडसेट चेंज करना, कि अगर हम स्वतंत्र देश हैं तो हम अपने न्याय प्रणाली के बारे में शब्दावली स्वतंत्र करें, फिर धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं कि एक बार में सारा चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे उसको चेंज करें। तो भारत ने ये सबसे बड़ा स्टेप जो लिया है इस दृष्टि से, नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि हम उस गुलामी की मानसिकता से, शब्दों से बाहर आए हैं। पहली बात तो ये हुई है, और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने जो है मुगल गार्डन का नाम अगर आप जो है अमृत उद्यान रखते हैं, उसका मायने हो जाता है। राजपथ का नाम आप कर्तव्य पथ रखते हैं तो देखने में तो छोटी चीज लगती है, बिल्कुल, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर होता बिल्कुल है। उसका मैसेज कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे अब इसका जो देखिए, इसमें इसका मतलब ये हुआ, अभी इसमें कुछ चीजें जो बता रहे थे, देखिए हमारे अगर दूसरे दृष्टि से देखें तो हमारे इस जो इंडियन पेनल कोड है उसमें टेररिज्म की परिभाषा अभी तक तय नहीं थी। ये पहली बार इसमें टेररिज्म को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राव साहब, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हम करते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, कैसे है, उसको डिटेल करने का नहीं था। इसमें एक चैप्टर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, वो भी हमारे पास नहीं था। ऐसे अनेक चीजें, और सबसे है कि 35 सेक्शन में जो सीआरपीसी था वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम में, उसमें टाइमलाइन सेट किया गया है कि अगर न्याय देना है तो आपको कितने समय में ये देना पड़ेगा। तो और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, जैसा कि हमें लगता है, क्योंकि जितनी जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा लोग उतने ज्यादा संतुष्ट नजर आएंगे। तो साफ तौर पर ये एक बड़ी प्रणाली की ओर भी अपना इशारा करता है और साफ तौर पर ये नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पहल के रूप में भी इसको हम नहीं बहुत बड़ी पहल नहीं। देखिए शर्मा जी ने जो भी कहा हो कि वैसे देखिए, मर्डर तो ऐसे ही होगा, मर्डर का गोली मारेगा तो उसकी परिभाषा थोड़े बदल जाएगी, लेकिन मूल बात है कि भारत की न्याय प्रणाली में चेंज की शुरुआत हो गई है कि आप
कि मतलब दंड देने की बजाय न्याय देने की सोच से काम करिए। वो धीरे धीरे ये होता है कि सिद्धांत माने दर्शन इसके चेंज हुए हैं ना। हमारे भारतीय दर्शन में न्याय की परिभाषा यह थी कि सबको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। ये नहीं था कि दंड देके ही हम सुधारेंगे, दंड देके ही सुधारेंगे, आवश्यक नहीं है। तो धीरे धीरे एक शुरुआत हुई है। ये शुरुआत होने के बाद दूरगामी इफेक्ट नजर आएंगे आपको, पब्लिक को नजर आएंगे, और जब न्याय जल्दी मिलने लगेगा तो लोग और ज्यादा संतुष्ट होंगे। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा लोग परेशान इसलिए हैं कि न्याय बहुत देर तक मिलता है, जैसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली कहानी जो हमारी है, वो अभी मैं समझता हूँ कि सीआरपीसी जो आपका अभी जो नागरिक सुरक्षा वो है अधिनियम, वो है NSS BNSS, वो उसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है कौन सा केस कितने दिनों में हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मैं जैसा भी संसाधन की बहुत ज़रूरत है, और उसको उसके साथ साथ संसाधन जब होंगे तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारा न्याय प्रक्रिया आम लोगों तक के पहुंचने के लिए अच्छी साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने के लिए कहा था। इसमें शामिल किया गया है मॉब लिंचिंग शब्द। मॉब लिंचिंग क्या है, उसके कैसे उसको कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें नई दृष्टि से आई है। लेकिन इसको देखने का नजरिया ये है, अब किसी को मर्डर का तो वैसे ही होगा, रेप का वैसे ही होगा, लेकिन इसमें अलग से उसका चैप्टर दे करके ना उसको फिर उसमें पॉस्को भी और बाकी को किया गया है। कुल मिला के देखिए आगे इसमें संशोधन होंगे, लेकिन मूल बात यह है कि धीरे धीरे इस कानून के बदलाव के साथ जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसके लोग ये वो पुराने मानसिकता से बाहर निकल करके और ये देखे कि न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले। ये है उसमें मूल बात इसकी। बिल्कुल। ML शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा चाहूंगा संक्षेप में वो भी जवाब दें कि हम कह रहे हैं कि नई प्रणाली को लेकर साफ तौर पर सीबीआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्टर साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तेज गति से जो उसमें जांच होगी तो उसमें रिजल्ट भी जो आएंगे वो तेज गति से आएंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई के रूप में इसको देखा जाएगा। देखिए, हम 20 साल सीबीआई में डेप्यूटेशन पर है जी। सीबीआई की ये हैंडीकैप थी कि एक कुलकर्णी रूलिंग थी, जो मैं बताना चाहता था, अब बता देता हूँ। उसमें ये था कि कोई भी अक्यूज्ड है, उसकी गिरफ्तारी से सिर्फ पहले 15 दिन में उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जा सकता था। अगर 15 दिन बीत गए उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में नहीं लिया जा सकता था। नए कानून में परिवर्तन ये आया है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसको पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लोकल पुलिस की स्थिति में और सीबीआई की स्थिति में फर्क है, क्योंकि सीबीआई के पास केसेस बहुत देर से आते थे तो 15 दिन पहले ही निकल जाते थे, तो इसलिए पुलिस इंटेरोगेशन उसका पुलिस कस्टडी ले ही नहीं सकते थे। अब वो जो संकट था वो खत्म हो गया है। अब 15 दिन पुलिस कस्टडी में रहना, बस यही कानून है, चाहे वो पहले 15 दिन में ले लो या बाद के 15 दिन के अरेस्ट से 15 दिन के बाद में ले लो। तो सीबीआई में तो मूलतः यही फर्क आया है। बाकी जो सीबीआई पुलिस है, जो पुलिस के लिए कानून है, वही सीबीआई के लिए कानून है। क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया है तो फॉरेंसिक साइंस के बारे में मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। जी वैसे तो डॉक्टर राम, आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो चाहूंगा बहुत संक्षेप से कि अमेरिका जिसकी आबादी भारत की 1/4 है, वहां 300 फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं। इंडिया जिसकी आबादी 4 गुना है और क्राइम भी बहुत ज्यादा है, वहां हमारे पास सिर्फ 35 फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं। तो जैसे पहले कहा गया, फॉरेंसिक साइंस लैब की बहुत कमी है। फॉरेंसिक साइंस लैब से ही तो साइंटिस्ट निकलेंगे, वही तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आने वाली प्रणाली इसको लेकर भी बहुत कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लखनऊ के आगे गृह मंत्री ने एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का जो है शिलान्यास वो किया है, जिसमें फोरेंसिक स्टडी ही होनी है। वो यूनिवर्सिटी ही इसीलिए बनी है। वो 2010 पैमाने हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि नई जो कानून प्रणाली है उसमें बहुत कुछ अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम आपने रोशनी डाली और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि इस नई व्यवस्था से किस तरह से, नई प्रणाली से उनके जीवन में एक नई बहार आती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अवधेश जी आपका, एलन राव जी आपका, ML शर्मा जी आपका और जस्टिस SR सिंह जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो साफ तौर पर इसको हम कह सकते हैं, और इसी के साथ फिलहाल